पिछले क्लास में जो जो पढ़ाए थे ना उससे थोड़ा सा क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ, पिछले क्लास में जाना था वाटरलू युद्ध के बारे में। कहाँ पर वाटरलू युद्ध हुआ था? वाटरलू युद्ध कहाँ पर हुआ था? वाटरलू युद्ध जो कहाँ पर हुआ था? बेल्जियम के ब्रुसेल्स से कितना 12-13 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है ना। बेल्जियम के ब्रुसेल से 12-13 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है वाटरलू, वहां पर वाटरलू युद्ध हुआ था। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? 18 जून 15 ईस्वी को, ठीक है ना। बात याद रहेगा ना। इस युद्ध में नेपोलियन की क्या हुई थी? हार हुई थी, ठीक है ना। एक तरफ फ्रांस का नेपोलियन था तो दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में बताए थे कौन कौन थे? हाँ, ब्रिटेन थे, परसा, उसके बाद ऑस्ट्रिया, रूस, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, रूस, ठीक है, याद रहेगा ना। तो मित्र राष्ट्र के मिली भगत से ये क्या हुआ था? हार गया था, समझ ना। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? वियना संधि, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? वियना संधि। आप देखो, वियना संधि जो हुआ था, हम इसके बारे में बताए थे कि वियना संधि का जो है समय क्या है। तो वियना संधि जो वाटरलू युद्ध के बाद जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1815 में। डेट जो है याद रखेंगे, 18 जून 1815 में, ठीक है ना। लेकिन वियना संधि का जो है नींव जो है वो 1814 ईस्वी में ही रखा गया था, याद रहेगा ना, समझा ना। 1814 ईस्वी में, सितंबर 1814 ईस्वी में। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है कि वियना संधि का जो है समय सितंबर 1814 से 1815, ठीक है ना। 1814 में जो हुआ था तो वो किस युद्ध के बाद हुआ था? 1814 में वाटरलू युद्ध हो गया था। थोड़ा सा भी दिमाग रखो, लिपिजिंग युद्ध, ठीक है ना। उसमें जो संधि हुआ था, उस संधि में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट को एल्वा द्वीप पर रख दिया गया था निर्वासित जीवन जीने के लिए। ये जो 1815 में हुआ है, ठीक है ना, इसमें इसको किस द्वीप पर रख दिया गया? सेंट हेलेना। सब बात समझ रहा है ना? दोनों संधि का बात समझ गया ना। एक संधि में एल्वा द्वीप और दूसरा संधि में सेंट हेलेना द्वीप पर रख दिया गया, ठीक है ना। अब ये बताओ, एल्वा द्वीप पर जो रख दिया गया था वो कितने दिन तक वहां रहा, फिर वहां से भाग गया? 10 महीना रहा, फिर से यहाँ भाग गया। बात समझा ना। कहाँ भाग गया? फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस भाग गया था। तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ समझना होगा क्या, कि जब वियना संधि हो रहा था 1815 का, ठीक है ना, 1815 में जो वियना संधि हो रहा था, तो इसमें हम बताए थे कि कौन कौन जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति सब थे, महान शख्स सब थे यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पर्सन सब। तो वैसे हम बोले थे कि यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे देश आए थे, ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो है 4 देश था और फ्रांस एक अलग है, ठीक है ना। तो ये संधि जो है, इस संधि में मुख्य रूप से 4 देश जो है वो प्रभावी रहा। वो कौन कौन सा देश है? तो इंग्लैंड हो गया, ठीक है ना, उसके बाद रूस हो गया, परसा हो गया, फ्रांस तो रहेगा ही ना। उधर से अगेंस्ट में कौन? ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, याद रहेगा ना। ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रूस हो गया और परसा हो गया, ठीक है ना। इन मित्र राष्ट्रों का जो है किसके संग संधि होना था? फ्रांस के संग। बात समझा ना। तो बताओ, ब्रिटेन का कौन था यहाँ पर? ब्रिटेन का कौन सा व्यक्ति जो अतिथि बन के आए थे? ब्रिटेन का कौन सा व्यक्ति? ब्रिटेन का वो क्या थे? विदेश मंत्री। क्या नाम था? केसलर, ठीक है ना। रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम था, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिटेन का विदेश मंत्री केसलर, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का विदेश मंत्री टेलरो, ठीक है ना, टेलरो। उसके बाद परसा का सम्राट
कौन सा? फ्रेडरिक विलियम तृतीय, याद रहेगा ना, फ्रेडरिक विलियम तृतीय। तो ये सब महान व्यक्ति वहां पर पहुंचे हुए थे, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो कम से कम जो इस 5 गो देश का कौन कौन से व्यक्ति पहुंचे हुए थे ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था, ठीक है ना। इस बार बोला हम ही संभालते हैं सब चीज, ठीक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। अब देखो वियना संधि जो 1815 का हुआ था, इस संधि का जो है मुख्य जो है लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य ये था, जो हम लोग ध्यान समझना कि मुख्य लक्ष्य क्या था। तो मुख्य लक्ष्य ये था कि 1789 ईस्वी की जो क्रांति है, इस क्रांति के कारण ही यूरोप के राजनीति में बदलाव आया है, ठीक है ना, समझ ना। 1789 ईस्वी की क्रांति के कारण ही क्या आया है? यूरोप के राजनीति में बदलाव आया है, ठीक है ना। तो 1789 ईस्वी की क्रांति और नेपोलियन के कारण जो है यूरोप के राजनीतिक में क्या आया? बदलाव आया, ठीक है ना। तो इस बदलाव को क्या करना है? समाप्त करना है, ठीक है ना, इस बदलाव को समाप्त करना है। तो 1789 ईस्वी क्रांति और नेपोलियन के कारण यूरोप के राजनीतिक में जो भी उथल पुथल हुआ है, ठीक है ना, इसको जो है ना समाप्त करना है, ठीक है ना, और पुरातन व्यवस्था को लागू करना है। जैसे लुई सोलमा में पुरातन व्यवस्था क्या था? तो जिस प्रकार से लुई सोलमा जो है राज को चला रहा था 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले, तो वैसी व्यवस्था को फिर से लाना है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पुरातन व्यवस्था, ठीक है ना, पुरानी व्यवस्था। तो लक्ष्य याद रहेगा ना, लक्ष्य क्या याद रहेगा? बैठा था सब तो क्या दिमाग में ये रखा कि जो भी हुआ है 1789 ईस्वी क्रांति के कारण या नेपोलियन बोनापार्ट के कारण जो भी यूरोप के जो है राजनीति में बदलाव आया है, उसको जड़ से समाप्त करना है और पुरातन व्यवस्था को लागू करना है, ठीक है ना। तो पहले तो ध्यान दिया किस चीज पर? जो है किसी देश की सीमा पर, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट अपने विजय से किसी राष्ट्र को पराजित कर समझ गए ना, यूरोप के मानचित्र को बदल डाला था, ठीक है ना। अब किसी देश को पता नहीं चल रहा था कि मेरा आखिरी सीमा कहाँ तक जाता है। तो नक्शा जो मानचित्र है वह किस प्रकार की होनी चाहिए, जो 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले की थी, उस नक्शा को मंजूरी देना है। इस बैठक का क्या था? एम था, लक्ष्य था। बात समझा ना कि 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले जिस देश की जैसी मानचित्र थी वैसा ही मानचित्र को क्या करेंगे? अब निर्धारित करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मानचित्र को कौन बदला था? नेपोलियन। बात समझा ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बात? तो मेन लक्ष्य यही था। आप बात समझा ना। तो ये बताओ, तो उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि युद्ध में क्षति होता है, युद्ध की क्षतिपूर्ति जो है हारे हुए राष्ट्र से की जाती है। इस संधि में अब जुर्माना तो ठोपना है, ठीक है ना। जुर्माना क्या करना है? थोपना है। किस पर थोपना है? फ्रांस पर। तो फ्रांस पर कितने रुपये जो है उस पर थोपा गया, कितनी धनराशि उस पर जो है मतलब देने का जो है ना ऑर्डर दिया गया था? कितना रे बताओ? 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि, 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि। फ्रांस से फ्रैंक होता है, ठीक है। तो 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि जो है फ्रांस को बोला गया तुम दे दो, ठीक है। और ये बोला गया कि जैसा पहले व्यवस्था था वैसा ही व्यवस्था को हम लागू करेंगे, ठीक है ना। बात समझा ना। तो ये हो गया धनराशि की बात। जब तक ये नहीं धनराशि अदा करेगा कौन? फ्रांस, तब तक जो है फ्रांस की सीमा पर मित्र राष्ट्र की सैनिक तैनात रहेंगे। ये सब बात फिक्स हुआ था। बात समझा ना। अब तो ये समझ लो कि कुल मिलाकर हम ये बात बता रहे हैं कि नेपोलियन संहिता के माध्यम से नेपोलियन ने जो भी अच्छा काम किया था या जो भी बदलाव किया था, ठीक है ना, जो भी परिवर्तन किया था या जो भी सकारात्मक काम किया था, रचनात्मक काम किया था, उन सब को समाप्त कर देना है, ठीक है ना। उन सब को क्या करना? दबा देना है। ये लक्ष्य था, ठीक है ना। बात रहेगा ना। नेपोलियन जब सत्ता में आया था, शासक बना था, तो जो है
वो क्या लाया था? नेपोलियन संहिता। संहिता को इंग्लिश में कोड बोलते हैं, नेपोलियन कोड। अब ये बताओ, नेपोलियन कोड, कोड नेपोलियन, इसको समझना, नेपोलियन कोड। अब देखो, कोड इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संहिता। संहिता का अर्थ क्या होता है? संग्रह, ठीक है ना। तो नेपोलियन जैसे ही सत्ता में आया था तो नियम और कानून का संग्रह लाया था, क्योंकि उससे पहले जो नेपोलियन से पहले जो है देश को चलाने के लिए परफेक्ट नियम कानून नहीं था। ये परफेक्ट नियम कानून जो है लाया, उसका संग्रह लाया, ठीक है ना। उसका क्या लाया? संग्रह लाया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन संहिता, ठीक है ना। नेपोलियन कोड बोलो, नेपोलियन संहिता बोलो, ठीक है ना। ये जो फ्रांसीसी नागरिक संहिता बोलो, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया था? फ्रांस में अच्छे अच्छे कार्य किए थे, ठीक है ना। विकास किया था इसके माध्यम से, याद रहेगा ना। तो जो भी विकास का काम हुआ है, जो भी रचनात्मक कार्य हुआ, जो भी संरचनात्मक कार्य हुआ, उन सबको दबा देना है, ठीक है ना, ताकि दिलों से, फ्रांस के जनता के दिलों से नेपोलियन का नाम क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ठीक है ना। याद रहेगा ना? बताओ, कोई दिक्कत है तो? थोड़ा सा भी नहीं ना है। अब तुम बोलेगा कुछ एक ऑब्जेक्टिव है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो एक ऑब्जेक्टिव, उतना डिटेल में नहीं जानेगा, तो अभी ये जान लो कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। और इस 5 कोड का ईस्वी के हिसाब से नाम था। तो पहला हो गया 1804, दूसरा कितना हो गया? 1806, उसके बाद 1807 न रे, उसके बाद 1810, उसके बाद 1811। इस ईस्वी के हिसाब से नेपोलियन कोड का कितना कोड हो गया? 5। याद रहेगा ना ऑब्जेक्टिव में? नेपोलियन कोड में कितने कोड? कुल कोड 5 कोड, ठीक है ना। अच्छा, नेपोलियन कोड के तहत जो है फ्रांस में वो कुछ कुछ कार्य किया था, उसको याद रखने का ट्रिक है, ठीक है ना। उसको याद रखने का क्या ट्रिक है? क्या है? तो याद रखो, देखो ध्यान से बताते हैं। सिविल क्या होगा रे? सिविल कोड, और इसके बाद क्या हो जाएगा? समाज। ये एक ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से तुम जो है नेपोलियन के कुछ कार्य को समझ सकता है, ठीक है ना। नेपोलियन जो भी कुछ किया है वो नेपोलियन संहिता के माध्यम से किया। अब तुमसे पूछ दिया जाएगा, बताओ नेपोलियन का 5 काम क्या है? अच्छा, ठीक है ना। तो तुम कैसे अचानक भूल जाएगा, तो उसको याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है ना। ये क्या ट्रिक है? तो अब क्या ट्रिक है बताओ। पहले देखो यहाँ पर 100 है, 100 से क्या होना चाहिए? 100 से क्या होना चाहिए बताओ। देखो 100 से सामंती भी बोल सकता है, संपत्ति भी बोल सकता है। तो 100 से क्या हो सकता है? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, याद रहेगा ना। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, 100 से हो गया, ठीक है ना। और फिर ब से क्या है? विशेष अधिकार, ब से विशेष अधिकार, ठीक है ना। जन्म से मिलने वाले विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे कुलीन और अभिजात वर्ग को मिलता था ना, ठीक है ना। कुलीन, अगर तुम कुछ नहीं कर रहा, कुलीन वर्ग में जन्म लिया, तो तुमको विशेष अधिकार मिल जाता। इस चीज को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो देखो ये सब नेपोलियन संहिता के द्वारा जो है नेपोलियन जो कार्य किया था उसको तुम लोग इस कोड की तरह याद रख सकता है, बढ़िया से इस कोड के माध्यम से याद रख सकता है। पहले हो गया क्या चीज? 100 से हो गया सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दूसरा हो गया विशेष अधिकार, जन्म से मिलने वाले विशेष अधिकार को समाप्त कर दिएगा, ठीक है ना। लॉ से क्या होता है बताओ? लॉ से लॉ होता है, लॉ मतलब कानून, लॉ मतलब कानून। अब कानून में क्या बात होगा बताओ। देखो कानून के समक्ष समानता की बात होगी, ठीक है ना। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक समान है, याद रहेगा ना। तो रिकॉर्ड बताओ। चलो उसके बाद है उसके बाद फिर है 100, ठीक है। कोड ऐसे याद रखना, कोड का यहाँ पर कुछ नहीं है। अब 100 का
क्या हो जाएगा बताओ, संपत्ति रखने के अधिकार को क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। ठीक है ना, संपत्ति रखने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। अब उसके बाद बोलो मौ से क्या होगा, देखो देखो मानक मापतोल को अपनाया गया। ठीक है ना, अब तुम व्यापार में दिक्कत होता था, अभी तुम्हारे पास अगर मान लो 1 किलो का बटखरा हटा दे, 2 किलो का बटखरा हटा दे, अभी तुम 1 किलो का कोई सामान यहाँ सहरसा में लिया और जाके मधेपुरा में 1 किलो के हिसाब से बेचेगा, अगर ऐसा ही बटखरा वहां पर नहीं रहेगा तो तुमको बेचने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। वो आधे किलो का बटखरा रखने का कहना हम यही 1 किलो है, दिक्कत हो जाएगा ना। तो व्यापार के लिए क्या चाहिए रे, मानक नापतोल चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, नापतोल करने के लिए एक मानक चाहिए। ठीक है, बात समझा ना। जहां पर ये जो है ना एक समान मानक होना चाहिए। जैसे अगर 1 किलो यहाँ है तो अगर बंबई में जाए तो उतना ही वजन का 1 किलो वहां भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात किया गया था। ठीक है, अब जॉब में क्या हो जाएगा बताओ, उसके बाद बताओ जागीरदारी, हाँ जागीरदारी। ठीक है, जागीरदारी और भू दासत्व, शुल्क, शुल्क यानी कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। याद रहेगा ना। चलो आप फटाफट बोलो। पहला हो गया सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, और उसके बाद विशेष अधिकार को समाप्त किया गया जो जन्म से मिले। लॉ हो गया, कानून के समक्ष सभी एक समान है। ठीक है ना, उसके बाद 100 से संपत्ति रखने का अधिकार को सुनिश्चित किया गया, और उसके बाद मोह से, ठीक है ना, माप तोल के मानक का इस्तेमाल किया गया, समान मानक का। ठीक है, उसके बाद जो है जागीरदारी, जागीरदारी और जो है क्या है भू दासत्व, शुल्क को जो है ना हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बताओ आप बताओ, 3 इधर 3 इधर, 6 को तो याद है, तुमको 5 को कहेगा लिखने के लिए, तो मान लो 6 को तो ऐसे हो गया, कोई दिक्कत है ना। तो एगो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वाटरलू इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वाटरलू इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है नेपोलियन संहिता इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वियना संधि इम्पोर्टेंट है 10th के उद्देश्य से। ठीक है ना, वियना संधि का लक्ष्य अभी बोले थे, वो इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा ना, समझा ना, कोई दिक्कत है ना। अगर नेपोलियन से संबंधित पूछ दे, मान लो नेपोलियन संबंधित पूछ दे कि नेपोलियन युग, ठीक है ना, तो देखो नेपोलियन युग के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन का काल। तो नेपोलियन जो है क्या चीज बना रहा, 3 चीज बना। ठीक है ना, नेपोलियन युग जो है, नेपोलियन जो है तो वो 3 चीज बना। पहला चीज वो क्या बना था, सेनापति। दूसरा बना काउंसिल। ठीक है ना, तीसरा क्या बना, सम्राट बना, शासक बना। ठीक है ना, याद रहेगा ना। फ्रांस की क्रांति के समय वो क्या बना था, फ्रांस की क्रांति के समय वो क्या बना, सेनापति बना। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति के समय सेनापति बना था। उसके बाद काउंसिल बना था। ठीक है ना, काउंसिल बना था। काउंसिल वो कब बना था, तो 1799 से 1804 और 1804 से 1814 तक सम्राट। फिर कुछ दिन के लिए नहीं बना, कुछ दिन के लिए उसको निर्वासित जीवन जीना पड़ा। किस द्वीप पर, एल्वा द्वीप पर। और उस दौरान जो है शासक कौन बना हुआ था, तो लुई 18वां। कौन रे, लुई 18वां। अब ये बताओ, लुई 16वां था, 17वां गायब हो गया, 18वां टपक गया। ये तुम लोग कभी सोचेगा ना, समझा कि नहीं समझा। इसका जो है हम लोग बताएंगे। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम बताएंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अभी लुई, मान लो लुई 16वां के बारे में बात करेंगे। लुई 16वां किस वंश से था, बुर्बो वंश से। ठीक है ना, सब जितने भी शासक थे उसके आगे लुई लग रहा था। ठीक है ना, तो लुई 16वां के बाद आप डायरेक्ट जो है नेपोलियन के समय, नेपोलियन जैसे निर्वासित जीवन जिया तो बीच में कौन टपक गया, लुई 18वां। ठीक है ना, और नेपोलियन जब अब चल भी जाएगा सेंट हेलेना द्वीप पर, तो उसके बाद भी कौन आएगा, लुई 18वां आएगा। तो मतलब समझ लो कि नेपोलियन के पीछे एक शासक लगा हुआ है, वो कौन है, लुई 18वां। ठीक है ना, आप देखो लुई 18वां कौन था। अब देखो लुई 18वां जो है वो लुई 16वां का क्या है, भाई है। ठीक है ना, लुई 18वां अपना से नाम रख लिया। ठीक है ना, क्या नाम रख लिया, लुई 18वां अपना से नाम रख लिया। अब देखो लुई जो है
16वां जो है उसका भाई को ना लुई 18वां, ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं कि देखो पहले क्या हुआ था, तो 1791 ईस्वी में क्या हुआ था रे, 1791 ईस्वी में व्यवस्थापिका सभा को संविधान बनाने के लिए दिया गया था ना। फिर संविधान जैसे बनाने दिया गया था जनता के हित वाली, तो लगा कि यहाँ पर अब राजतंत्र समाप्त होने वाला है, ठीक है ना, राजतंत्र समाप्त होने वाला है। ये जो है लुई जो 18वां है, लुई 18वां जो है, जो किसका भाई है, लुई 16वां का, वो जो है वो लुई 16वां के समय में काउंट बना हुआ था, काउंट एक पद होता है, ठीक है ना। तो बताओ लुई 16वां के समय में लुई 18वां क्या बना हुआ था, काउंट बना हुआ था। जब तक लुई 16वां सम्राट बना तो लुई 18वां उसका क्या बना हुआ था, काउंट बना हुआ था, ठीक है ना। हम ये भी बोले थे कि ब्रिटिश गवर्नर जो है काउंट के साथ मिलकर किसको मार दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट को। काउंट जो है लुई 16वां के समय में एक पद हुआ करता था, तो लुई जो है ये 18वां, ठीक है ना। उस समय लुई 18वां का लुई 18वां क्या था, नाम नहीं था। लुई 18वां का जो है लुई 18वां नाम नहीं था, क्या नाम था, लुई जेवियर। क्या नाम था, लुई जेवियर, याद रहेगा ना। तो लुई 18वां का ओरिजिनल नाम क्या, लुई जेवियर, याद रहेगा ना, लुई जेवियर, याद रखना। लुई 18वां इसका नाम क्या है, लुई जेवियर, लुई जेवियर, ठीक है ना। अभी लुई जेवियर इसका नाम है, याद रहेगा ना। क्या याद रहेगा, लुई 16वां का भाई लुई 18वां जिसका नाम क्या था, लुई जेवियर, ठीक है ना। आप बात समझा ना। अब जैसे ही 1791 में जनता के हित वाली संविधान बनाने का काम सौंपा गया था व्यवस्थापिका सभा को, ठीक है ना, व्यवस्थापिका सभा को, तो अब लगा कि अब राजतंत्र का कुछ होने वाला नहीं है। वो क्या किया, वो भाग गया, फ्रांस छोड़कर निर्वासित जीवन जीना शुरू कर दिया। कभी रूस में रहता था, कभी ब्रिटेन में रहता था, कभी परसा में रहता था, क्योंकि उसको पता था कि अब लुई 16वां का संग क्या होगा, तो हम अपना काहे जान गंवाएं, ठीक है ना। वो डर से भाग गया, निर्वासित जीवन विदेश में रहना शुरू कर दिया। कौन रे, लेकिन उसको ध्यान में था कि मौका लगेगा तो हम चौका मारेंगे, कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है ना, क्योंकि हम उस राजवंश से हैं, तो हम मेरा तो दावेदारी है। आप देखो हुआ क्या, ये जो लुई जेवियर का जो है भतीजा, ठीक है ना, जवान भतीजा जो है जेल में मारा जाता है, क्योंकि देखो लुई 16वां का अंत होता है, उसके परिवार को सबको जेल में दे दिया जाता है, ठीक है ना। वहीं पर जो है लुई जेवियर का जो है ना भतीजा को मार दिया जाता है, कहाँ पर, जेल में। बात समझी ना। अब ये बात बताओ, लुई 16वां और लुई जेवियर ये दोनों भाई है, ठीक है। अब लुई जेवियर के भतीजा को जेल में मार दिया गया, ठीक है ना। और लुई 16वां को तो गिलोटिन पर देख के 1793 ईस्वी मार ही दिया गया, ठीक है ना। तो अब इसको लगा कि भतीजा भी नहीं है, ठीक है ना, लुई 16वां भी नहीं है, तो फ्रांस का शासक कौन बनेंगे, हम ही ना बनेंगे। तो वह जो है ना अपना नाम मात्र का ही सही अपने आप को कहने लगा हम फ्रांस का क्या शासक है। ये ईस्वी कब की बात है, 1795 की, ठीक है ना। 93 में मान लो किसकी, लुई 16वां की मौत हो गई। फिर उसके बाद जो है लुई 17वां यानी उसका भतीजा, किसका भतीजा, लुई 16वां का नहीं, इसका लुई 18वां का, जेवियर का, इसका भतीजा क्या नाम आएगा बताओ, इसका भतीजा का नाम है लुई 17वां, ठीक है ना। तो ये बताओ लुई 16वां को गिलोटिन पर देकर काट दिया गया, इसको जेल में मार दिया गया, ठीक है ना। लुई 17वां को जेल में मार दिया गया, ठीक है ना। अब ये जो है लुई जेवियर बोला अब तो कोई नहीं रहा, ठीक है, तो हम जो है अपना नाम लुई जेवियर की जगह अब क्या रख देते हैं, लुई 18वां रख देते हैं। अब हम फ्रांस का सम्राट है। ये डेट कब का है बताओ, 1795 का, याद रहेगा ना सब बात, कोई दिक्कत, समझा। अब ये मौका के ताक में था, लुई 16वां मरिए गया, इसका भतीजा मरिए गया, चलो अब राजगद्दी मेरा ही हुआ, ठीक है ना। कोई माने न माने हम जो है खुद का फ्रांस का सम्राट मान लेते हैं, नाम मात्र का ही सही, लेकिन हम जो है ना, और मित्रराष्ट्र भी, जो मित्रराष्ट्र का जो भी देश है, हाँ चलो तुम ही है, क्या मौका मिलेगा तुमको बैठाइए देंगे, ऐसा ही हुआ। वाटरलू युद्ध के बाद मौका मिला तो बैठा दिया। वाटरलू युद्ध क्या, इससे पहले भी जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध रे,
लिपिजिंग युद्ध हुआ था जिसपे अल्वा द्वीप पर उसको रख दिया गया था, उस दौरान भी जो है किसको रखा गया था फ्रांस के राजगद्दी पर? लुई 18वां। आप बताओ, लुई 18वां जान गए 2 बार बना, ठीक है ना? एक बार कब बना? तो एक बार जब नेपोलियन बोनापार्ट को अल्वा द्वीप पर रख दिया गया था, तो उस दौरान जो गैप रहा, उस गैप को कौन भरा के? लुई 18वां, ठीक है ना? अब फिर उधर से नेपोलियन आया जैसे ही फ्रांस के पेरिस में, फिर ये डर से भाग गया, ठीक है ना? फ्रांस का जनता फिर किसको बना दे? नेपोलियन को। अब फिर ये भाग गया, अब भाग गया, अब जो है मित्र राष्ट्र के संग तैयारी करना शुरू कर दिया, मित्र राष्ट्र के संग तैयारी करना शुरू कर दिया। चलिए आप लोग जो है लड़ रहे हैं मिलजुल कर, हम भी आपको साथ देंगे। किसको हराने में? नेपोलियन को हराने में। किस युद्ध में रे? वाटरलू युद्ध में। तो जो 2 युद्ध हुआ, इस दोनों युद्ध में किसका साथ था? लुई 18वां का था, लुई जेवियर का था। आप बात समझ रहा है ना? एक बात घुस रहा है, ठीक है ना? तो नेपोलियन जैसे ही हटा तो समझ लो लुई 18वां सटा, ठीक है ना? और जब वो सटा तो ये हटा, ठीक है ना? बात समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? और जब नेपोलियन का अंत हो जाता है तो उसकी जगह लुई, ये जो जेवियर है 18वां बनकर शासक बन जाता है, ठीक है ना? समझा ना? तो ये जो शासक बनता है तो 1814 से बनता है। अल्वा द्वीप पे 1814 में गया था नेपोलियन बोनापार्ट, तो कब से शासक बनता है? ये शासक बनता है 1814 से कब तक? 1824। बीच में एक गैप आता है 1800 कितना करे, बीच में गैप आता है, वो है 1815। इसमें जो है एंट्री किसकी होती है? नेपोलियन की एंट्री जो होती है वो कब से कब होती है बताओ? नेपोलियन का डेट भी होगा 1815 में। देखो 20 मार्च से 22 जून, इस अवधि में जो है वो गायब है, निर्वासित है। कौन रे? लुई 18वां। अब लुई 18वां का भी समझ गया सब? कोई दिक्कत? तो लुई 18वां को याद रखेंगे, मन से वो अपने आप को मान लिया था, 1795 में मान लिया था। तब तक मौका की तलाश में था, ताक में था, ठीक है ना? और उसको मित्र राष्ट्र भी सही कहता था, हाँ तुम्ही को बनाएंगे, मौका मिलने दो, तुमको बना। सही मौका मिला, बना ही दिया। तो 1795 में खुद को मान लिया था, लेकिन उसको ओरिजिनल मौका कब मिला था? 14 में। कब? जब अल्वा द्वीप पर उसको भेज दिया गया था। तब फ्रांस का सम्राट किसको बना दिया गया था? लुई 18वां को, ठीक है ना? लुई 18वां का नाम पहले क्या था? लुई जेवियर, ठीक है ना? ठीक है ना? उसको उसका भाई को मार दिया, भतीजा को मार दिया, वंश में कोई बचा नहीं था, अब वही ना बनेगा, ठीक है ना? वो कब से भागता फिरता रहता था, उसको भगोड़ा राजकुमार बोल सकता है। हाँ, भागते फिरते रहता था ना, निर्वासित जीवन, डर से वो भागते फिरते, भगोड़ा राजकुमार बोलेगा, ठीक है? इतिहासकार कोई उसको भगोड़ा राजकुमार बोलता है। तो आप ये बताओ 1814 में उसकी एंट्री होती है, ठीक है ना? लेकिन नेपोलियन जैसे ही 1815 में आता है ये भाग जाता है। अब फिर जो है 1815 में जो है वियना की संधि होता है, उसको तब उसको अस्थायी रूप से बैठा दिया जाता है, ठीक है ना? शासक के रूप में। कहाँ पर? फ्रांस की गद्दी पर, ठीक है ना? उसके बाद वो शासन करता है कहाँ तक? 1824 तक। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है? बताओ, एक एक चीज घुस गया दिमाग में। नेपोलियन का भी जान गया, नेपोलियन का हर कुछ जान गया, जान गया ना? चलो बताओ, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो, कुछ भी अगर है तो बताओ, दिक्कत नहीं ना है? चलो अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर मान लो वियना की अगर संधि हो रही है, कौन सी की? वियना की संधि हो रही है, तो वहां पर कुछ सिद्धांत है। क्या है? कुछ सिद्धांत है, ठीक है ना? तो कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो वियना की संधि का सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल पर ये जो है संधि जो है काम करेगा, ठीक है ना? तो कुछ दिमाग में रखा होगा, ठीक है ना? तो वियना संधि की सिद्धांत थी, वो कितनी सिद्धांत थी? 3। कितनी सिद्धांत थी? 3। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है न्यायोजित। न्यायोजित क्या है? हाँ, तो न्यायोजित राज सत्ता का सिद्धांत पहला याद रखना। न्यायोजित, समझ लो, न्याय, रे सुनो, न्यायोजित, ठीक है ना? उसके बाद राज्य सत्ता का सिद्धांत याद रहेगा ना? न्यायोजित राज सत्ता का सिद्धांत में क्या होगा, पहले ध्यान से सुनो।
न्यायोचित राज सत्ता का जो सिद्धांत है उसमें क्या होगा। अब ये देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, कहेगा पहला सिद्धांत जो है न्यायोचित राज सत्ता का जो सिद्धांत है, इसमें क्या कहा गया है, क्या इसका अर्थ हुआ। तो देखो इसमें जो मेन जो थे 4 गो, फ्रांस को तो हटाइए दो, इधर जो मेन 4 गो थे जो मित्र राष्ट्र थे, उनका कहना था, क्या कहना था कि यूरोप के राजनीति में जो भी बदलाव आया है, ठीक है ना, यूरोप की राजनीति में जो भी बदलाव आया, जो भी उथल पुथल हुआ है, वो 1789 ईस्वी की क्रांति की ही क्या है, देन है। 1789 ईस्वी की क्रांति का ही क्या देन है, और नेपोलियन बोनापार्ट का ही देन है, ठीक है ना। एक तो हो गया 1789 ईस्वी क्रांति और दूसरा हो गया नेपोलियन बोनापार्ट का जो है कारनामा। इन्हीं के कारण जो है क्या हुआ, यूरोप की राजनीति में क्या आया, बदलाव आया, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, इनकी जो है विधि व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले जो भी व्यवस्था थी, ठीक है ना, उसे लागू कर दिया जाए। इसमें कैसे लागू किया जाएगा, तो जो राजवंश 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले जिस जो है देश पर शासन कर रहा था, उस देश पर उसी शासक को फिर से बैठाया जाए, ठीक है ना। तो पहला बात याद रखेगा कि ये जो 1789 ईस्वी क्रांति के कारण जो भी प्रॉब्लम आया है उसको समाप्त किया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट के कारण जो भी प्रॉब्लम आया है, जो भी बदलाव आया है, जो भी यूरोप के राजनीति में बदलाव आया है, ये सब को जो है ना समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, बात समझा ना। और ये जो देश है, इस देश पर किस शासक को बैठाया जाए, जो 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले थे, ठीक है ना, उसी राजवंश को देश की सत्ता पर बैठाया जाए जो 1789 ईस्वी की क्रांति के पहले थे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, बुर्बो राजवंश। चलो इस पर जो है ना बुर्बो राजवंश का शासन रहेगा, इस पर किसको बैठाया जाए, लुई 18वां को। चलो घुस गया दिमाग में, पहला जो है सिद्धांत याद हो गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा है क्या है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अब ये बताओ शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। अब ये बताओ, ये 4 गो देश जो थे मित्र, इसका क्या कहना था कि किसी भी देश जो है किसी अदर देश को प्रभावित करता है, कैसे, जब उसका शक्ति बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब कोई आदमी का शक्ति बढ़ जाता है तो वह शक्ति का आजमाइश करता है, ठीक है ना। तो किसी देश की शक्ति को हम लोग बढ़ने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। किसी देश की शक्ति को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे, याद रहेगा ना। किसी देश की शक्ति को हम लोग क्या नहीं करने देंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे। जैसे ये फ्रांस, ठीक है ना, जैसे ये फ्रांस